देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा, बेहद असमंजस भरा रहा। मतदाता बिल्कुल खामोश रहा और बड़े-बड़े पंडित जो हैं, राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषण करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एग्ज़िट पोल कई बार उनका अनुमान जो है बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन कई बार फेल्यूर भी होते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय के लिए तो हमको 3 तारीख का इंतज़ार करना पड़ेगा। 20 सीट किसके पक्ष में जाती हैं, सरकार उसकी बनेगी। इस चुनाव में हिंदुत्व जैसे मुद्दा जो है वो नदारद दिखाई दिया है। चुनाव जैसे-जैसे नीचे उतरता है तो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस विधानसभा चुनाव में मोदी का चेहरा ज़्यादा कारगर साबित हुआ होगा। अगर शिवराज सिंह नहीं रहेंगे तो कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर बनेगा मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी सहजता से उसको स्वीकार कर लेगी। मेरा अनुमान है कि 50 में कम से कम 32 से 35 सीटें बीजेपी ले जा सकती है। सबसे बड़ा फैक्टर तो अयोध्या में राम मंदिर का बनना ही फैक्टर है हिंदुओं के लिए। जीत का आंकड़ा के आसपास रहेंगे। 10-5 सीटों में हेर-फेर हो सकता है। आप देख रहे हैं हमारा हिंदुस्तान, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल कुमार। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनावी रण समाप्त हो चुका है। 17 नवंबर को यहाँ पर मतदान हुआ था और 3 दिसंबर को मतगणना की गिनती होने वाली है। यहाँ के जो पत्रकार, स्थानीय पत्रकार है, उनके नज़र में आकलन क्या कह रही है? इस बार मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होने वाला है? कमलनाथ की वापसी होने वाली है या फिर से बीजेपी की यहाँ पर 20 सालों से जो सत्ता में बीजेपी बरकरार है, उसकी सत्ता यहाँ आने वाली है। यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं, उनके नज़र में क्या वो आकलन कर रहे हैं? एग्जिट पोल से पहले वो क्या आकलन करके निकाल रहे हैं कि यहाँ की किसकी सरकार बनने वाली है? साथ ही साथ यहाँ पे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का भी दांव लगा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ये लगता है ये विधानसभा का आखिरी चुनाव भी साबित हो सकता है और सिंधिया के लिए ये देखने वाली बात होगी कि सिंधिया यहाँ पर कितना अपना जलवा दिखा पाते हैं कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद। आइए सीधे चलते हैं पत्रकार बंधुओं के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? आशुतोष शुक्ला। आप ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव तो समाप्त हो चुका है, अब कुछ ही दिन बचे हैं मतगणना में, तो क्या लग रहा है आपको, क्या परिस्थिति बन रही है मध्य प्रदेश की राजनीति में? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ी अनिश्चितता अब से कुछ समय पहले तक थी, हम्म, लेकिन वोटिंग के बाद हम्म, जो रुझान हम लोगों ने महसूस किए हैं, विशेष तौर पे मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं हम्म, तो रुझान हमको बहुत कुछ भाजपा की तरफ डाइवर्ट होते दिखा है। जब चुनाव शुरू हुए थे तब बीजेपी की स्थिति और अब चुनाव होने के बाद जो बीजेपी की स्थिति है उसमें अंतर आया है और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कांटे का मुकाबला जरूर कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार बनाने में सफल हो सकती है। जब आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को लेकर ये भी असमंजस की स्थिति है कि खासकर बीजेपी में। कांग्रेस में तो ये साफ है कि अगर जो कांग्रेस की सरकार आएगी तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो चुनाव लड़ा गया है, तो बीजेपी में क्या लग रहा है, क्योंकि सांसदों को भी टिकट दिया गया है, तो मुख्यमंत्री क्या ये शिवराज सिंह चौहान ही रह पाएंगे या फिर कोई नया चेहरा भी दे पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर शिवराज सिंह नहीं रहेंगे तो कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर बनेगा मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी सहजता से उसको स्वीकार कर लेगी। और कांग्रेस की स्थिति जस्ट उल्टी है। वहां ऐसा है कि आपने देखा है कि पिछले चुनाव में 2018 में जैसे ही कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक नाराज हो गए। नाराजगी का कारण भी किसी से छिपा नहीं था। उन्होंने कारण चाहे जो बताए हों, मगर कहीं ना कहीं उसमें मुख्यमंत्री ना बन पाने का भी एक कारण था और अंततः उन्होंने सरकार गिरा दी। मध्य प्रदेश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव को शुरू किया था तो शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं जरूर लड़ा, लेकिन आखिरी के सप्ताह में जब जनता की तरफ से ही ये आवाज आने लगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान जी को ही आगे किया और अंतिम सप्ताह में सीएम भले ही ना बोला हो, लेकिन लोगों को ये महसूस कराने में सफल रहे कि मुख्यमंत्री दोबारा सीएम शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। लेकिन जब आप सिंधिया की बात कर रहे हैं तो सिंधिया 2018 के चुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार कर रहे थे और कांग्रेस के द्वारा काफ़ी अच्छे पकड़ रखते थे। लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग है, 2023 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश की। इस बार सिंधिया जो है बीजेपी के साथ खड़े हैं, बीजेपी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो उनके जो क्षेत्र ग्वालियर और गुना जो क्षेत्र उनका माना जाता है, उसमें कितना प्रभाव इस बार बीजेपी, कितना वो अपना प्रभाव दिखा पा रहे हैं? क्या आकलन वहाँ का नजर आ रहा है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है कि बहुत कम ही ऐसे नेता होंगे जिनके एक इशारे पर 18 विधायक इस्तीफा दे दें। लोग पंच और सरपंच से इस्तीफा नहीं देते हैं। अपन अपने सगे भाई को बोलें तो वो विधायक पद से तो क्या छोटे से पद से भी इस्तीफा नहीं देगा।
लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की इतनी क्रेडिबिलिटी तो है उस क्षेत्र में कि उनके कहने पर एक इशारे पे 18 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उसको जनता ने किस रूप में लिया है इस चुनाव में? देखिए, उपचुनाव हुआ था तो जनता ने जिताया उनको, बल्कि जो 10,000 5,000 से जीते थे उनको 40,000 50,000 से जिताया। तो ये तो तय हो गया कि जनता की मोहर उस समय लग गई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उसको किस ढंग से भुनाया, ये कांग्रेस के ऊपर है कि उनको उनके ऊपर बदलाव या एक गद्दार टाइप का जो शब्द है कहना नहीं चाहिए, उसको जनता के पास ले गई। जनता ने उसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये अब चुनाव परिणाम बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक बात देखने वाली बात ये भी है कि जब बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही थी, आपको क्या लग रहा था यहाँ पे? वो डायरेक्ट मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था या शिवराज सिंह कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री को लेकर लोग आवाज उठ रही थी? क्या लग रहा था? नरेंद्र मोदी पर चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी देश में कहीं भी लड़ेगी, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा और नरेंद्र मोदी का नाम वो भाजपा के लिए चोली दामन का साज जैसा हो गया है। मोदी को अलग करके तो भाजपा चुनाव लड़ नहीं सकती, और मोदी के नाम से, नरेंद्र मोदी जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सफलता भी हासिल की। तो मोदी का नाम मध्य प्रदेश में जरूर था। प्रारंभ में ये लगा कि मोदी के नाम पर चुनाव होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जो राज्य सरकार की योजनाएं, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं यहाँ पर थी, उन योजनाओं से चूंकि लाभार्थी लाभ ले रहे थे, इसलिए लोगों ने शिवराज सिंह को या भाजपा सरकार को ज्यादा महत्व दिया अपेक्षाकृत मोदी के नाम को। मगर मोदी का नाम का फैक्टर रहा है। ये आप जब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो खासकर महिला मतदाता को साइलेंट वोटर माना जाता है। जहाँ भी चुनाव होते हैं सभी आकलन किया जा रहा है। इस बार जो खासकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो लाडली बहना योजना का जो योजना निकाला गया, जिसमें 1500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को, जो बच्चियां हैं उनको दी जा रही है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है? क्या महिलाओं जो साइलेंट वोटर माना जाता है, तो महिला इस बार किसकी तरफ मध्य प्रदेश में ज़्यादा दिखाई दे रही है? देखिए, महिला और नारी शक्ति शब्द ही उत्पत्ति का होता है। वो कभी किसी को बिगाड़ना नहीं चाहती, उसका बनाना ही चाहती है। 2003 में जब उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी, तब भी दिग्विजय सिंह को हटाने के लिए महिलाओं ने वोट नहीं किया था, बल्कि उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया था। ठीक उसी तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना जायज है कि जो 1250 रुपए लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिले हैं, जो सीधा सीधा लाभ 4 महीने उन्होंने उठाया है, वो महिला जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। योजनाएं बनती हैं, योजनाएं बनने के बाद उसमें इम्प्लीमेंट होने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन 30 दिन के अंदर कोई योजना बने और उसमें इम्प्लीमेंट होके और उसका पैसा खाते में आ जाए, तो स्वाभाविक तौर पे कोई भी महिला उस ओर झुकाव होगा उसका। और इस कारण लाडली बहना योजना ने बहुत प्रभाव डाला। अंतिम समय में महिलाओं ने न सिर्फ खुद वोट किया होगा, बल्कि अपने परिवार को भी भाजपा को या शिवराज सिंह चौहान या लाडली बहना योजना या आवास योजना या संबल योजना या इस तरह की तमाम योजनाओं को लेके प्रेरित किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। ऐसा भाजपा का मानना जायज है। और हमारे साथ पत्रकार बंधु हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। सर, आपका नाम क्या है? विवेक शुक्ला। विवेक शुक्ला जी, आप ये बताइए कि आप भी यहाँ पर चुनाव कवर कर रहे थे, खासकर कटनी और मध्य प्रदेश से पैनी नज़र रख रहे थे। तो आप ये बताइए कि जिस तरह से खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र मध्य प्रदेश में लगभग 22 से 27% आदिवासी वोटर यहाँ पे हैं, और जहाँ तक सीटों की बात करें विधानसभा की, लगभग 50 सीट ऐसी है जहाँ आदिवासी बहुल माना जाता है, जिस पर आदिवासियों का काफ़ी प्रभाव रहा है। जब 18 विधानसभा चुनाव की बात करता हूँ तो उस समय लगभग 47 में से 30 सीटें कांग्रेस निकाल ली थी। लेकिन इस बार परिस्थिति क्या लग रही है? इस बार देखिए, परिस्थितियों का कुछ नहीं है। जैसा कि हमारे आशुतोष जी ने बताया, ये जो शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाएं थी, खासकर लाडली लक्ष्मी योजना, तो उसका लाभ आदिवासी वर्ग को भी ज्यादा मिला। अगर दूसरे वर्गों को मिला तो आदिवासी वर्गों को भी मिला। और हमने चुनाव के दौरान जो क्षेत्रों में गए, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए, तो वहां भी कहीं ना कहीं धारा 370 का हटना और राम मंदिर के बारे में लोगों ने, मतलब उनमें जागरूकता दिखी कि धारा 370 हटी आज मोदी जी की सरकार आने के बाद, या राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सरकार आने के बाद। ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं महंगाई फैक्टर है, लेकिन महंगाई के साथ साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है।
मेरा सवाल ये आपसे है कि इस बार क्या लग रहा है बीजेपी, क्योंकि इस बार देखा जाए तो बीजेपी ने सबसे उच्च पद पर, संवैधानिक पद जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति के रूप में, द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी बिलोंग समाज से आते हैं उनको दिया गया, तो कितना प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा इस चुनाव में? क्या लगेगा? इस चुनाव में आदिवासी वर्ग का जैसे राष्ट्रपति वगैरह बनाते हैं तो अमूमन क्या है कि आम निचले तबके तक उतना प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन जो योजनाएं आदिवासी वर्ग के लिए चलती हैं, पेसा एक्ट हो गया एक जैसे, उसका असर रहेगा। और से इसके अलावा भी जैसे अब बात चली बीच में आई महंगाई की, तो महंगाई तो ठीक है लेकिन उसमें आय में भी वृद्धि हुई है। एक समय कांग्रेस के समय नारा चला था कि चाहे जो मजबूरी हो और 100 रुपया मजदूरी हो, तो आपको ध्यान होगा उस समय मजदूरी 89 रुपए सरकारी थी। और आज जो आय है, तो एक ईंट जोड़ने वाले मिस्त्री 750 या बेलदार या रेजा तो 450-500 रुपए। तो महंगाई फैक्टर था लेकिन उतना ज्यादा नहीं था जितना योजनाओं का वो था। लेकिन क्या लग रहा है इस बार कितने 50 में कितने सीट बीजेपी निकाल पाएगा आदिवासी क्षेत्र? मेरा अनुमान है कि 50 में कम से कम 32 से 35 सीटें बीजेपी ले जा सकती है आदिवासी बेल्ट में। चाहे द्रौपदी मुर्मू को आप उसको कारण कहें या आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे आदिवासी जो कुछ कुछ आदिवासी जो पार्टियां यहाँ पे है, वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस की ओर झुकाव उसको देखने को मिला है। क्या वो असर नहीं डाल पाएगी क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो झुकाव रहेगा लेकिन वही है कि वो वोट काटेंगी कांग्रेस के, बाकी जीत नहीं पाएंगी वो। और हिंदुत्व को लेकर आप बात कर रहे थे, राम मंदिर की बात हो रही थी, धारा 370 की बात हो रही, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं जो बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही थी, खासकर चुनाव से कुछ दिन पहले जो बुलडोजर की बात कर रही थी, बुलडोजर बाबा यूपी में देखने को मिला, और यहाँ भी कहीं ना कहीं जो शिवराज सरकार है, जहाँ भी कुछ कारण दंगे हो रहे थे, कुछ भी घटनाएं हो रही थी, उस पर डायरेक्ट बुलडोजर चलाया जा रहा था। इस बार क्या असर देखने को मिलेगा, हिंदुत्व को लेकर क्या ध्रुवीकरण बीजेपी की नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो अयोध्या में राम मंदिर का बनना ही फैक्टर है हिंदुओं के लिए। 500 साल से, यानी लोगों का ये कहना है कि सही बात है, हमारी पीढ़ियां खप गई और अब जाके उस मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो राम मंदिर तो फैक्टर है। धारा 370 भी है, मुस्लिम बहुल अगर क्षेत्रों में जाए तो वहाँ 3 तलाक, वो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए। और दूसरा जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे आप आवास निर्माण ले लें, शौचालय निर्माण ले लें, तो उनका लाभ हर तबके को मिला, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मतलब उसमें जो भेदभाव अगर नहीं हुआ है तो वो फैक्टर भी रहेगा। और अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कांग्रेस तो कमजोर है ही इन लेकिन सब। कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद लग रहा था कि कांग्रेस पूरी तरह से फाइट दे रही है बीजेपी को मध्य प्रदेश। ये बात तो सही है कि अगर शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली लक्ष्मी योजना थी उसके पहले ऐसा लग रहा था वक्त है बदलाव का, जो कांग्रेस कह रही है, लेकिन उस योजना के आने के बाद जो एकदम से बदलाव देखा गया चुनाव में, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ इसमें यह भी हो सकता है कि सब महिलाओं को तो मिल नहीं रहा उस योजना का लाभ। जिन महिलाओं को मिल रहा है तो हो सकता है कि जो जिनको नहीं मिल रहा वो उन्होंने भी दिया हो कि भाई आगे चल के उनको भी मिलेगा। मुख्यमंत्री के रूप में क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस में मुख्यमंत्री के रूप में तो कमलनाथ को देखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी में क्या लग रही है? असमंजस की स्थिति है कि कभी लग रहा है कि जो 7 सांसदों को उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसी में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या लग रहा है आप? मुझे ये लग रहा है कि अभी लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह चौहान को ही भाजपा मुख्यमंत्री पद पर बैठाएगी। उसके बाद जरूर है कि हो सकता है कोई पिछड़ा वर्ग, प्रहलाद पटेल जी हैं या नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर वो पिछड़ा वर्ग को मुख्यमंत्री बनाएगी तो उनको फिर प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण देना पड़ेगा, तो आगे जाके ही चेंज कहीं होगा। न कहीं लग रहा है कि जातीय समीकरण को भी बिठाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव तक शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बीजेपी रखेगी जब तक लोकसभा चुनाव खत्म ना हो जाते हैं, उसके बाद बीजेपी बदलाव कर सकती है। जी। आप ये बताइए कि कितने सीटें आने की संभावना है? कांग्रेस को कितने सीट आप दे रहे हैं और बीजेपी को कितने सीट दे रहे हैं मतलब? देखिए, दोनों पार्टियां तो अभी जैसे लोग बोल रहे हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन मेरा अनुमान है कि भाजपा सत्ता के पास ही रहेगी। और पत्रकार भाई यहाँ पे हैं हमारे साथ। मैं थोड़ा सा इधर। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? अमर ताम्रकार।
आप ये बताइए कि ये दोनों जो है वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपकी नज़र में क्या लग रहा है इस बार मत? देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा बेहद असमंजस भरा रहा। मतदाता बिल्कुल खामोश रहा कुछ भी कह सकने की स्थिति में, और बड़े-बड़े पंडित जो हैं, राजनीतिक पंडित हैं, विश्लेषण करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे में यह कह देना कि चुनाव किस ओर जा रहा है, भाजपा के पक्ष में या कांग्रेस के पक्ष में, तो यह कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो 30 दिसंबर नवंबर की जो रात को एग्जिट पोल आएगा उसमें तय हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, या 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा व्यक्ति? नहीं, एग्जिट पोल कई बार उनका अनुमान जो है बिल्कुल सटीक बैठता है, लेकिन कई बार फेलुअर भी होते हैं, और कई बार उसके समकक्ष भी होते हैं, और अप्रॉक्स के लगभग। लेकिन अंतिम निर्णय के लिए तो हमको 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक एक अनुमान की बात है, तो अनुमान करें कि दोनों पार्टियां जो हैं 100 सीटों की हकदार तो हैं, और 10 सीटें मैं ऐसा मानता हूं कि या तो निर्दलीय हैं, सपा हैं, बसपा हैं, आम आदमी पार्टी है। ये 10 सीटें जो हैं वो ऐसे तो 210 सीटें होती। मुख्य खेल रह जाता है 20 सीट जो बचती हैं। 20 सीट किसके पक्ष में जाती हैं, सरकार उसकी बनेगी। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, आप मतलब ना तो मैं राजनीतिक पंडित हूं, और ना ही सरकार मुझे गठित करनी है, और ना आपको गठित करनी है। लेकिन मैंने क्या आपकी ये बात परिस्थिति? अनुमान की, तो मैंने बताया ना आपको कि जो 20 सीट जो मुख्यतः हैं, ये 20 सीट फैसला करेंगी कि सरकार किसकी बनेगी। खुले तौर पर ये साफ तौर पर कह देना कि सरकार किसकी बन रही है, ये अभी मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी खासकर जो 7 सांसदों को उतारी है इस बार, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, एक महासचिव है कैलाश चतुर्वेदी, तो उनके क्षेत्र में क्या इस बार बीजेपी क्या क्योंकि उस समय बीजेपी इसी इसी जो क्षेत्र में ये लोग हैं वहाँ क्षेत्र में कमजोर दिखाई दी थी 18 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार क्या लग रहा है परिस्थिति इस बार वहाँ की क्या लग रही है? देखिए, बीजेपी हमेशा नए प्रयोग करती रही है, और इस बार प्रयोग के तौर पे 7 सांसदों को उन्होंने मैदान में उतारा। बीजेपी की रणनीति रही कि वो अपनी सीट के अलावा आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस पे भी वो कवर करेंगे और भाजपा के प्रति माहौल बनाएंगे। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। जो बीजेपी के जो सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो वहीं फंस करके रह गए और अपनी ही सीट बचाते नजर आए। और अभी जो सर्वे आए हैं या जो रिपोर्टें आ रही हैं, उनमें भी ये कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर सांसद हैं वो कहीं ना कहीं मतलब जो है बस बिल्कुल नज़दीकी कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या लग रहा है आपको जो उतारने के पीछे क्या कारण दिखाई दिया बीजेपी को? जो बीजेपी के अंदर गुटबाजी थी उसको कम करने के लिए दिया गया था, उतारा गया था, या फिर कुछ और कारण दिखाई दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि किस कारण से वो उतारा गया, लेकिन बीजेपी इसके पहले भी ऐसे प्रयोग करती रही है, और ये बीजेपी प्रयोग नया प्रयोग था। था। और बीजेपी हर बार किसी चुनाव में किसी जो है कोई ना कोई नया प्रयोग करती है। कई बार प्रयोग बहुत बेहद सफल भी होते हैं, कई बार प्रयोग सफल नहीं भी हो पाते हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा कितना प्रभावित? नहीं, मध्य प्रदेश चुनाव में हिंदुत्व जैसे मुद्दा जो है वो नदारद दिखाई दिया है। लोग स्थानीय मुद्दों को और प्रदेश की मुद्दों पर ही जो है वो उलझ करके रह गए हैं। हिंदुत्व जैसी चीज़ें यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या प्रभाव देखने को मिला इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री बेशक एक भारत के बड़े नेता हैं, और संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन जब बात निचले स्तर पे आती है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या स्थानीय चुनाव हो, तब जो चुनाव जैसे जैसे नीचे उतरता है तो स्थानीय मुद्दे हावी हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस विधानसभा चुनाव में मोदी का चेहरा ज़्यादा कारगर साबित हुआ होगा, इसलिए कि व्यक्ति आजकल मतदाता बहुत जागरूक है और वो समझदार है। वह जानता है कि मैं मध्य प्रदेश की सरकार चुन रहा हूँ, तो मोदी तो दिल्ली में बैठा है, मुझे मध्य प्रदेश की सरकार चुनना है, मुझे स्थानीय अपना विधायक चुनना है। हर बात के लिए, हर काम के लिए वो मोदी को तो नहीं बोल सकता ना। तो आप देखा जाए तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह एक बहुत कांग्रेस में बहुत बड़े फैक्टर के रूप में माने जाते हैं। तो गुना जो क्षेत्र है वो दिग्विजय सिंह का भी माना जाता है और सिंधिया का भी माना जाता है क्षेत्र। तो क्या लग रहा है इस बार सिंधिया वहाँ पर ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं या फिर दिग्विजय सिंह? मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में ना तो सिंधिया ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, ना दिग्विजय सिंह मजबूत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस बार अगर मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पूरी तरीके से कमलनाथ छाए हुए थे, और भाजपा की नीतियां और शिवराज
अभी जो आपने नरेंद्र मोदी जी की भी बात की, उनसे मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा जो है चुनाव को शिवराज सिंह प्रभावित कर सकते थे और शिवराज सिंह के चेहरे पे वोट पड़ते। कहीं न कहीं लग रहा और है कि यही कारण रहा है कि आखिरी में भाजपा भी ये मानने को मजबूर हो गई कि शिवराज के बिना मध्य प्रदेश का चुनाव निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। शिवराज ही बीजेपी के लिए एक विकल्प है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और कैडर बेस्ड पार्टी है। उसके पास तमाम नेता हैं, एक से एक नेता हैं। और तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो शिवराज ही एक इकलौते नेता हैं, उनके पास नेताओं की कोई कमी नहीं है। वो कभी भी चेहरे बदल सकते हैं और मुख्यमंत्री जो बना रहता है उसके बीच में से चेहरे बदल दिए जाते हैं, तो इसलिए ऐसा कहना तो थोड़ा मुश्किल है। और पत्रकार भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी जानूंगा। आपका नाम क्या हो? गिरीश श्रीवास्तव। गिरीश जी, आप ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में इस बार जो कही जा रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, तो आपकी नज़र में क्या दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश? देखिए, आपका कहना सही है। बात टक्कर की तो है। शिवराज जी का अपना चेहरा है, कमलनाथ जी का अपना चेहरा है। शिवराज जी की लाडली लक्ष्मी योजना बहुत कारगर साबित होती दिखाई दे रही है कहीं हद तक। पर ये नहीं कहा जा सकता अभी कि किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि स्थितियां स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ वक्त है बदलाव का भी चला है और लाडली बहना भी चली है। तो दोनों चीजें कितनी साबित होंगी, ये खुल के अभी कोई नहीं कह पाएगा। ना मैं कह पाऊंगा, ना आप कह पाएंगे। ये 3 दिसंबर मतगणना के बाद ही समझ में आएगा। और ये बताइए कि क्या लग रहा है मुख्यमंत्री को लेकर जो बीजेपी में असमंजस की स्थिति है? कांग्रेस में तो स्थिति साफ है, स्पष्ट रूप से कमलनाथ जी बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर क्या लग रहा है बीजेपी में? मुझे ऐसा कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि बीजेपी में अभी सीएम को बदलने की कोई गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव तक पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि पार्टी को अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ना है। और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, छोटी मोटी पार्टी नहीं है। और अभी मेरे हिसाब से अभी वो सीएम चेंज नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि आप कितने नंबर दे रहे हैं बीजेपी को, कितने नंबर आप दे रहे हैं, कितनी सीटें दे रहे हैं, और कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं आप? जैसा भी मेरे वरिष्ठ सभी साथियों ने बताया आपको, लगभग लगभग दोनों जीत का आंकड़ा के आसपास रहेंगी। 10-5 सीटों में हेर फेर हो सकता है, जो निर्दलीय बसपा सपा इनमें जाएंगी। और ये ही रहेंगी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। ये 10 सीटें ही साबित करेंगी किसकी सरकार बनेगी। ये थे हमारे साथ कुछ मध्य प्रदेश के पत्रकार बंधु, पत्रकार भाई, जिन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होने वाली है। कुछ का मानना था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो प्रारंभ दौर में जो बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही थी मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस से फिर आगे निकलती दिखाई दी मतदान के बाद। अब देखना ये होगा कि क्या 3 तारीख को बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और शिवराज सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, या बीजेपी में कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। ये 3 तारीख के बाद पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।